खुशामदीद। शाम 5 बज चुके हैं और आप प्रोग्राम देख रहे हैं 5 का 5। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर शाम 5 बजे आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपके को बाखबर करें, हालात वाक़ात से बाखबर करें, उन मामलात से बाखबर करें जो सियासत की उफ़क़ पर इन दिनों बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि उन तमाम मामलात को खबर तह तक आप तक बताई जाए, और साथ साथ ये भी हमारी कोशिश रहती है कि जिन 5 खबरों को आप सुबह से लेकर अभी तक देख चुके हैं उन्हें आवाम तक पहुंचाया जाए, जिन्हें आपने टॉप ट्रेंडिंग में जगह दिलाई है हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क के अंदर, चाहे वो फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर लाइक, शेयर या कमेंट ज़्यादा लिखेंगे तो रेंडमली वो 5 खबरें भी हम आवाम के सामने रखते हैं, आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले पहली खबर जिसे आपने टॉप ट्रेंडिंग खबर में जगह दी है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 2 रोज़ा दौरे पर आज कुपवारा पहुंचे। कुपवारा पहुंचने पर जहां उनका रिवायती तौर पर इस्तकबाल किया गया, वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए जहां उन्होंने मौजूदा हालात वाक़ात का जिक्र किया, बदलती सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की, वज़ीर आज़म के तरक्याती मनसूबों का जिक्र किया, वहीं पर उन्हें यह वादा भी दिलाया कि आने वाले दिनों में अब वो दिन दूर नहीं होगा जब आने वाले दिनों में ट्रेन बारामुल्ला से कुपवारा तक आएगी। सरहदी टूरिज्म में का इजाफा हुआ है जिसका बराह रास्त असर और फ़ायदा यहाँ की आवाम को हुआ है, सरहदी लोगों को हुआ है, क्योंकि अब लोग कुपवारा आ रहे हैं सयाहत के लिए और ये बदलते हालात की अक्कासी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अफसरों से भी तबादला ख्याल किया। रात डाक बंगले में रुकेंगे और कल दोपहर तक वो उधर ही मौजूद रहेंगे, कुपवारा में मौजूद रहेंगे, जहां मुख्तलिफ अवामी वफूद उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें अपने मसाइल से आगाही दिलाएंगे। ये थी वो पहली खबर जिसे ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया गया। दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर जो है ये पुलिस की कार्रवाई है। ऑर्डर आपके सामने है जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया, और ये वो ख़त है जिसके अंदर ये साफ लिखा गया है कि उन 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इजाज़त दे दी गई है, जिनके खिलाफ शिकायतें हैं कि वो किसी न किसी तरीके से करप्शन के अंदर है या उनका नाम करप्शन के किसी भी केस में सामने आया है। हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें इजाज़त दे दी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि वो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाए। इस लिस्ट के अंदर जहां सीनियर SSP रैंक के अफसर हैं, ACP रैंक के अफसर हैं, सीनियर और जूनियर कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, वहीं पर इंतज़ामिया ने साफ कर दिया कि वर्दी के अंदर भी अगर कोई इस तरीके की कार्रवाई करता है, यानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में रहकर भी कानून को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी। और वजारत दाखिला को भी इस सिलसिले में पहले ही आगाही दे दी गई है और उनकी मंजूरी लेने के बाद ही इंक्वायरी को आगे बढ़ाया गया है। ये थी जनाब दूसरी खबर। तीसरी खबर पर आते हैं तो ये भी बड़ी सियासत की अहम खबर है, जहां जम्मू के अंदर 10 तारीख को लेकर चिमे गोइयां चल रही हैं, एहतजाज को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। उस बीच भारतीय जनता पार्टी की सीनियर, वहीं पर RSS के जो सीनियर लीडर्स में से शुमार होते हैं और प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहन भागवत, वो जम्मू के 3 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। दौरे पर आने से कबल जम्मू के अंदर सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के करीबी ज़राया का मानना है कि जहां RSS के साथ मुंसलिक दीगर तकरीबन 24 ऐसे संगठन हैं, ऐसे इदारे हैं जिनका रिव्यू लिया जाएगा, जिनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, और डॉक्टर मोहन भागवत वहां मौजूद रहेंगे। वहीं पर बड़ा इज्तिमा होगा कठुआ के अंदर, जहां पर 5000 के करीब स्वयं सेवक संघ जमा होंगे, अपनी बात सदर साहब के सामने रखेंगे और आइंदा हिकमत अमली को तरतीब देंगे। माना जा रहा है कि शाखाओं के अंदर हो रहे कामकाज पर इत्मीनान का इजहार अगरचे पहले किया गया था, ताहम जिस शिद्दत के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी वो कहीं ना कहीं रुका पड़ा हुआ है। इसलिए शाखाओं का काम कश्मीर तक जाए, इस सिलसिले में इक़दाम उठाने की कोशिश की जाएगी। 2024 से पहले इस अहम तरीन 3 रोज़ा दौरे को इंतहाई अहम माना जा रहा है, और माना जा रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी अवाम के अंदर BJP के तई है, उसे RSS किस तरीके से देख रही है, उसके खिलाफ क्या हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, उस हवाले से यह इजलास इंतहाई अहम है जो 3 रोज़ा इजलास जम्मू के अंदर शुरू होने जा रहा है। चलिए जनाब 5वीं खबर पर आते हैं, और ये इंतहाई अहम खबर है क्योंकि चौथी खबर पर आते हैं। दाखिला वजीर अमित शाह आज दिल्ली के अंदर मौजूद रहे और मौका था
NIA की सालाना तकरीब के हवाले से, जहां पर उन्होंने मुल्क को दरपेश मसाइल के दौरान जिस तरीके से सुराग रसा इदारों और दीगर जिम्मेदारों ने शिरकत की और अपना योगदान देकर हालात को काबू में रखा, उस पर पजीराई की, उनकी हौसला अफजाई की और पीठ थपथपाई। वहीं पर साबिक SSP जम्मू कश्मीर पुलिस के जो SSP श्रीनगर रह चुके हैं, उन्हें बेहतरीन खिदमात के तई पर उन्हें एजाज से नवाजा गया। SSP श्रीनगर राकेश बलवाल को एक्सीलेंसी इन इन्वेस्टिगेशन क्या एजाज का अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड उन्हें वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के अंदर दिया। ये कौन अफसर है जी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया? पुलवामा टेरर हमले के अंदर अहम तरीन केस को ब्रेक करने में इनका बेहतरीन रोल रहा है। उसके फौरन बाद श्रीनगर के अंदर जब SSP रहे तो इंतहाई अहम किरदार कुछ बड़े केसेस में इनका रहा, जिसको लेकर आज बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें दिल्ली के अंदर जो है हौसला अफजाई की गई और दाखिला वजीर ने उन्हें अवार्ड भी दिया है। इधर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म का एक बार फिर जिक्र किया गया और कहा गया कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर सूरत में उसका कला कमा किया जाएगा। वजीर दाखिला का बयान और वजीर दाखिला की खबर, इसके साथ साथ SSP श्रीनगर को अवार्ड से नवाजने की बात चौथे नंबर पर आ चुकी है। और पांचवें पर खेल की दुनिया से खबर, और यह खबर इंतहाई अहम है क्योंकि आज से बाज़ाब्ता तौर पर खेल दुनिया का वो एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो गया है, एक वो वर्ल्ड कप शुरू हो गया जिसे आप ICC क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप कहते हैं 2023 के हवाले से। और इस सिलसिले में 2023 के इस खेल के अंदर तकरीबन 10 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, 10 टीमें मुकाबला आराई कर रही हैं। 48 के करीब मैच मुख्तलिफ मकामात पर खेले जाएंगे। 5 अक्टूबर यानी आज इसकी शुरुआत हो चुकी है, 19 अक्टूबर को इसका इख्तिताम होगा और तकरीबन 10 ऐसे ग्राउंड्स चुने गए हैं ICC की तरफ से जहां पर ये बड़ा मार्का तय किया जाएगा, उस वर्ल्ड कप को पाई तकमील तक पहुंचाया जाएगा। नवंबर 15 को पहला सेमीफाइनल होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर और फिर 19 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। और इस बीच इंतहाई अहम और दिलचस्प मुकाबले जो है वो भारत और पाकिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों का भी होगा, जिसको देखने के लिए शायकीन की एक लंबी तादाद आज ही स्टेडियमों के बाहर है, यहाँ टिकट्स बुक कर चुके हैं। तो ICC का खेल शुरू हो गया है और दुनिया भर में इस खेल को देखा जा रहा है। चलिए जनाब, 5 के 5 में अभी तक की अहम और बड़ी खबर पर आते हैं और बात करते हैं रोजगार के हवाले से। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज एक बार फिर एक वजाहती बयान दिया है और बयान आया है चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर की तरफ से। और यह बयान दिया गया शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के अंदर, जहां पर चीफ सेक्रेटरी ने अपनी बात सामने रखते हुए कहा कि तकरीबन 2.5 लाख ऐसे नौजवान हैं जिन्हें बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कराई गई हैं साबिका रिजीमों के दौरान। साबिका दौर में नौजवानों के हकूक पर डाका डाला गया। चीफ सेक्रेटरी साहब का बड़ा बयान सामने आया है और चीफ सेक्रेटरी ने चोर दरवाजे से तकरीबन 2.5 लाख उन लोगों को रोजगार फराहम किया गया जो नाअहल थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो सियासी मैदान के खिलाड़ी थे, सियासत के नौजवानों, सियासत के खिलाड़ियों को जानते थे और उन्हें चोर दरवाजे से नौकरियां फराहम की गई। पहली बार 2.5 लाख का आंकड़ा जो है वो सामने आया है। ताम इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि 3 साल के वक्फे के दौरान तकरीबन 30,000 नौजवानों को रोजगार फराहम किया गया और जहां पर भी शिकायत मिली उन लिस्टों को कलअदम करार दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया और किसी भी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया गया कि बैकडोर या रिश्वत से रोजगार, सरकारी नौकरी हासिल की जाए। उनका मानना है कि इस दौर के अंदर शफाफियत बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, रिश्वत से पाक मुआशरे को तश्कील दिया गया है और मुस्तकबिल में अब नौजवानों के हकूक को कोई भी पामाल नहीं कर सकता है। चीफ सेक्रेटरी का बड़ा बयान कि 2.5 लाख उन नौजवानों को बैकडोर अपॉइंटमेंट्स दी गई जो किसी न किसी तरीके से सियासी लोगों के असर थे, सियासी लोगों के ताबे थे, तब जाकर उन्हें वो रोजगार दिया गया और वो किसी भी तरह से इसके अहल नहीं थे क्योंकि कोई भी सही तरीका इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। सीधे कुपवाड़ा चलेंगे, शमीम हमारे साथ है क्योंकि LG साहब वहां पर है और LG की प्रेजेंस में यह बड़ा बयान दिया गया है। शमीम, सबसे पहले तकरीब के हवाले से जरा अपडेट करिए कि क्या कुछ प्रोग्राम है। सुबह जब LG साहब आए थे कुछ इनॉग्रेशन हुई, कुछ
बातें हुई, फिर रिव्यू भी चल रहा है। शाम होते होते खबर यह है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल एक्टिविस्ट भी मिल रहे हैं। इस बीच चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान जिसने यह साफ कर दिया कि 2.5 लाख वो असामियां पुर की गई बैकडोर से जो शायद उसके अहल ही नहीं है। जी गवर्नर, मैं आपको बता दूं कि आज जो है एलजी यूटी जम्मू कश्मीर एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे यूटी जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने जो है बाज़ाब्ता तौर आज कुपवारा जिले का जो है दौरा किया। हालांकि ये 2 दिन के दौरे पर यहाँ पर है, तो इनके हमरा जो है चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जो है वो भी इनके हमरा थे। तो उन्होंने आज जो है यहाँ एक अवामी जलसे से जो है हायर सेकेंडरी ग्राउंड में ये बड़ा बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहले सरकारें जो रही है यहाँ पर जो है, तो वो चोर दरवाजे से जो है कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को रोजगार देती थी। उन लोगों को जो उनको अपने लोग थे या जो जिनका मेरिट नहीं बनता था, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको जो है उनके साथ जो है धोखाधड़ी की गई थी। लेकिन जब से यूटी जम्मू कश्मीर बना है तो यहाँ पर जो है 30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। लेकिन ये उन लोगों को रोजगार दिया गया है जिनकी कोई सिफारिश नहीं है या कोई रिश्वत नहीं है या कोई और काम में वो नहीं है। लेकिन उनको जो है यहाँ पर 30,000 लोगों को जो है नौकरी दी गई है जिनका हक बनता था। यानी कि पहले जो है यहाँ पर जितनी भी सरकारें रही है, जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी ने कहा है, तो वही अगर हम बात करेंगे कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है 30,000 लोगों को जो है नौकरियां दी गई है और आने वाले वक्त में जो है और भी नौकरियां देगी यूटी जम्मू कश्मीर, क्योंकि इनका ये साफ तौर मानना है कि जिस तरह से उन्होंने आवाम से खिताब किया, यहाँ पर जो है जितने भी आज तक जो नौकरियां दी गई है या तो वो बैकडोर एंट्री है या वो रिश्वत लेके जो है उनको दी गई है। तो जब से अच्छा, ये तो बयानात की बात है, अब इस पर सियासत भी होगी। लेकिन अवाम ने जब ये बातें सुनी, अवाम का रिएक्शन किस तरीके का है? और आज का प्रोग्राम क्या क्लोज हो गया? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात का सिलसिला रुका है या चल रहा है अभी भी? जी बिल्कुल गवर्नर, जिस तरह से यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर सुबह सवेरे यहाँ हायर सेकेंडरी ग्राउंड में पहुंचे तो लोगों के बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक मजमा था। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आम लोगों के साथ साथ जो PRIs है वो भी थे, यहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर इस खिताब में मौजूद थे। लेकिन लोग जो है वो इस वक्त भी जो है रिव्यू मीटिंग यहाँ DC ऑफिस में जारी है, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद वहाँ LG साहब को जो है डाक बंगलों में रहना है। रात को जो है अवामी वफूद से मुलाकात करेंगे। लोग यहाँ पर जो है काफी लोग आए हैं, दूर दराज लोग, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गाँव देहात के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और वो LG साहब के इंतजार में इस वक्त बाहर बैठे हैं DC ऑफिस के बाहर। तब वो रिव्यू मीटिंग खत्म करके जो है डाक बंगलों में पहुंचेंगे ताकि वो अवामी वफूद से मिलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जरूर यहाँ पर रुकिएगा, हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम मुद्दे की करते हैं। आपको याद होगा कि हमारे मॉर्निंग शो में हमने बड़ी खबर आपको बताई थी कि डोमिसाइल हासिल करना आम आदमी के लिए बहुत सारा मुश्किल होता है, लेकिन फर्जी तौर पर भी कुछ काम किए जाते हैं। लेकिन अब पुलिस का शिकंजा बढ़ चुका है और किश्तवाड़ से जो खबर सुबह आई थी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मामला सामने आया था, जिसके बाद SSP कंसर्न ने यह यकीन दिलाया था कि कार्रवाई होगी। खबर यह है कि 3 लोगों के खिलाफ पर्चा दायर कर दिया गया, उन्हें बुक किया गया है। किश्तवाड़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 लोगों को फिलहाल बुक किया है। एक वो खातून जो रोहिंग्या खातून है और किश्तवाड़ के इस इलाके के अंदर रिहाइश पजीर है, एक उसके खिलाफ, एक वो फैसिलिटेटर जिसने इस औरत और उस अफसर के बीच में राब्ता किया, उसे गिरफ्तारी की गई, और वो मुलाजिम जिसने ये सर्टिफिकेट तैयार करके उसे दी। तीनों को फिलहाल बुक करने की बात जो है कही जा रही है। फैसिलिटेटर को, अफसर को और उस खातून को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मामले में फिलहाल बुक कर दिया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मामला कल रात से सुर्खियों में था, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब सामने यह आया कि यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट का मामला नहीं है, बल्कि आधार कार्डों का भी मामला है, जिन्हें पुलिस बड़े पैमाने पर इस वक्त तहकीकात कर रही है। अनवर बेगम जो रोहिंग्या कबीले से ताल्लुक रखती है, उस इलाके से है, तो उनकी शादी कहा जा रहा है कि फयाज चौपान से हुई है, जो दक्षिण इलाके का रहने वाला है। और उसके बाद ये पूरा मामला चलाया गया कि किस तरीके से उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स को पूरा किया जाए। इधर SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल का मानना है कि रोहिंग्या खातून और कुछ दीगर लोगों का मामला सामने आ चुका है, जिसको लेकर तहकीकात की जा रही है। और फिलहाल बड़ी खबर ये कि इस पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ जो है वो 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुके हैं पुलिस, और 3 लोगों को बुक किया गया। मजीद तहकीकात इसमें जारी है।
आगे जरा अपनी एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात जरा लद्दाख के इंतखाबात की करते हैं। लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल का इंतखाब मुकम्मल हो गया है, कल वोटिंग मुकम्मल हो गई है और अब सबकी नजरें जो हैं वो 8 अक्टूबर पर हैं, जब ईवीएम्स को खोला जाएगा और वहां से उस अवामी नतीजे को सामने रखा जाएगा जो अवाम ने कल पूरे दिन सामने रखी है। ताहम एग्जिट पोल ने सबकी नींद उड़ा दी है। जहां एक तरफ से खवातीन की एक अच्छी खासी तादाद बाहर आई, उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया, वहीं पर नौजवान भी बाहर आए और कई मकामात पर 97-98% तक वोटिंग हुई कई मराकिज पर। और जिसके बाद यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल नहीं है कि इस बार की ये वोटिंग माजी की वोटिंग से लगभग मुख्तलिफ है, क्योंकि 2019 के बाद जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी उसके बाद ये वोटिंग का पहला अमल था। एक तरफ से बीजेपी, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक तरफ से कांग्रेस, तीसरी तरफ से आम आदमी पार्टी भी मैदान में थी जो कोशिश कर रही थी कि सबको कॉर्नर करके आगे बढ़े। लेकिन किसका पलड़ा भारी होगा यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में हम आपको देंगे, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज की तरफ से पॉलिटिकल सर्वे जो पहले किया गया था, अब एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल में जो कुछ सामने आ रहा है उससे मुख्तलिफ सियासी जमातों के बीच रसाकशी भी बढ़ चुकी है और कुछ लोगों ने इसे सही और सटीक भी साबित करके दे दिया है। एक एक करके जरा आपको समझाएं कि जब हमने एग्जिट पोल, जब हमने सर्वे किया था तो किस तरीके से किया था, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने। लेकिन गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने है और ये एग्जिट पोल है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के हवाले से, जिनके नताइज परसों सामने आने हैं, यानी 8 तारीख को काउंटिंग जब सामने होगी। लेकिन क्या कुछ है गुलिस्तान न्यूज ने अपने इस पूल प्रोसेस में जो सामने रखा है, सबसे पहले बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिनके लिए एक बड़ा चैलेंज ये है। लेकिन हमारा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि ज्यादा बड़ा कोई खाता बीजेपी के लिए खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 1 से 3 काउंसिल सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल आपके सामने है, जहां पर लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं। वोट शुमारी का अमल जो है वो 8 तारीख को होना है, लेकिन उससे पहले गुलिस्तान का एग्जिट पोल आपके टीवी चैनल पर है। बीजेपी के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। फटाफट से कांग्रेस पर नजर डालते हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की और इस काउंसिल सीट जहां पर 85 के करीब कैंडिडेट्स मैदान में थे, 26 हल्के इंतखाब थे, 26 कॉन्स्टिट्यूंसियां थी, 26 में से जो आंकड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है वो 9 से 11 के बीच में कांग्रेस के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के एग्जिट पोल गुलिस्तान न्यूज सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस 9 से 11 के बीच में रह सकती है। आगे चलते हुए एक और जमात जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये राहत की खबर है कि वो 10 से 12 सीटों पर अपनी सालमियत को बरकरार रख पा रहे हैं। और जो उमर पिछले दिनों तकरीर करके चले गए थे कि हल का झंडा लहराएगा और उन्हें पूरा यकीन है इस बार कि वो एक बार फिर काउंसिल की खिदमत कर सकते हैं, वो यहाँ पर नजर आता हुआ साफ दिख रहा है। 10 से 12 सीटें जो है वो यहाँ पर दिख रही है, जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और फिर आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है आजाद उम्मीदवारों का, क्योंकि काफी नौजवान उतरे थे, काफी लोग पार्टियों से बगावत करके उतरे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद ये गेम चेंजर होंगे। लेकिन ये गेम चेंजर की तादाद 4 से 5 तक ही महदूद है, 4 या 5 लोग इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस तरीके से एग्जिट पोल में जो अभी तक के नताइज हम आपके सामने रख रहे हैं, ये अंदाजे हैं, हमारा एग्जिट है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने जो सर्वे किए हैं और जो आप लोगों से हमें फीडबैक मिला है उसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार 4 से 5 आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर सामने आ रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर कर सामने आ रही है। लेकिन इत्तेहाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, जिसकी वजह से सीधे
लग रहा है कि बीजेपी उतना बड़ा बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, आजाद उम्मीदवारों का उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं तो काउंसिल सीधे दोनों के हाथ में चलती हुई नजर आ रही है। यानी एक तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सदर या राहुल गांधी जिसके आप मानेंगे, दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला जो कैंपेन को लीड करते हुए कई बार दिखे सोशल मीडिया पर भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो मैदान पर भी। तो यहां पर जो काउंसिल के नताइज है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब इत्तेहाद की बात करेंगे तो इत्तेहाद यहां पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा सवाल आपके सामने ये देख लीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस उभरती हुई सामने आ रही है क्योंकि उनके पास 10 से 12 सीटों का आंकड़ा जा रहा है। ग्रीन जोन में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से आपके सामने है। मजीद गुफ्तगू करेंगे जी इस पर हमारे नुमाइंदे जिन्होंने बड़ी मेहनत इस पर की है। मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, कुछ तज्जिया निगार हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फोन लाइन पर। पहले अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे जो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद हम बीजेपी के अहम रुकन हमारे साथ हैं अली मजाज साहब, सदर हैं बीजेपी करगिल के, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले मोहम्मद इसाक, लद्दाख ऑटोनॉमस पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल का एग्जिट पोल हम सामने रख रहे हैं। एग्जिट पोल को साथ साथ चलाते रखिएगा जनाब, ताकि ये जो नताइज हम बता रहे हैं ये हतमी नताइज आने बाकी है, लेकिन जो मूड ऑफ द पीपल ऑफ करगिल हम बता रहे हैं, किस तरीके से करगिल की आवाम इसे देख पा रही है और क्या कुछ फीडबैक आपके पास? कंप्लीट हुआ है स्मूथली और यानी 8 बजे से 4 बजे तक के टाइम में किसी भी तरह की जो है नेगेटिव खबर या कॉन्फ्लिक्ट की खबर किसी भी पोलिंग स्टेशन से देखने को नहीं मिला है। और इस बार वोट का जो टर्नओवर है वो काफी ज्यादा है। तो जनरली जिस तरह से एग्जिट पोल के आपने जिक्र की, एग्जिट पोल के हवाले से कई सारे एनालिसिस और कई सारे ओपिनियन के हिसाब से अगर हम आपको बता दें, जिस तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अगर हम जिक्र करें, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कड़ाके की टक्कर है और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिपेंडेंट जीत सकता है और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अल मुख्तलिफ पार्टीज के लिए क्लियर हैं। जिस तरह से आपने बताया कि जो अलायंस है, अलायंस इस बार मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हमारे एनालिसिस के ग्राउंड पे मैं रोक रहा हूं आपको इसाक, एग्जिट पोल को जरा बीच वाले इसमें पोर्शन में दिखाते रहे ताकि सबको पता लगे कि इसाक जिस एग्जिट पोल की बात कर रहा है वो क्या है। जी कंटिन्यू करें। जिस तरह से एग्जिट पोल स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, व्यूअर्स देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी 1 से 3 सीट तक भारतीय जनता पार्टी ले सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस बार पहले से वोट शेयर ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन हाजी नादर जो कि पहले पीडीपी के साथ था और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है, उस बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जरूर बढ़ा है, लेकिन सीट ज्यादा मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1 से 3 सीट तक मिल सकता है। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एग्जिस्टेंस का सवाल शुरुआत से देखने को मिल रहे थे 2019 से, और जब रिसेंटली लद्दाख पहला नोटिफिकेशन मिला 5 अगस्त को, उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल भी रिजर्व नहीं था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिंबल मिला, उसके बाद पार्टी वर्कर्स और पार्टी में जितने भी लोग हैं सपोर्टर्स और पार्टी हाईकमान के मनोबल काफी बड़ा, काफी जोश और खरोश के साथ आगे आया, और उसी वजह से लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार लार्जेस्ट सिंगल मैं इसाक आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि अली मजाज साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, करगिल यूनिट के इंतहाई अहम रुकन भी है और इस कैंपेन को काफ़ी नज़दीक से उन्होंने देखा है। मजाज साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, ये वोटिंग की है, लेकिन इसमें बड़ी बात ये कि बीजेपी 2019 के बाद पहली बार मैदान में आई लद्दाख के अंदर, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि हाँ वोट शेयर कहीं बड़ा होगा आपका, लेकिन सीटों में वो तब्दील होता हुआ नजर नहीं आया। क्या मैं ये मानूं कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर यहां पर दिखा या लीडरशिप क्राइसिस? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि भाजपा के जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपने जो सर्वे रिपोर्ट आपके टीवी के माध्यम से जो लोगों तक आ रहा है वो असहमति है, क्योंकि
आप दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही सीट का जो आप दिखा रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी 19 के बाद नहीं पहले से ही चुनाव लड़ रहे हैं और काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे पहले भी। और जो हाजी इनायत साहब की क़यादत में जो पीपी मार्च होकर बीजेपी में आए, उससे भी पार्टी के अंदर बहुत ही हमें बूस्ट मिला है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी का 17 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा है। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है कारगिल के अंदर हमारा 6 से 8 सीट जो अहम हमारा जो सीट है वो हम जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये आप 8 तारीख को ही आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सीटें जो है वो जीत रही है। तो ये आपका जो एनालिसिस एक सीट का दिखा रहा है वो मेरे हिसाब से ग्राउंड लेवल पे ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी था ही था, उसके अलावा जो कांग्रेस और एनसी के जो राज के टाइम में जो करप्शन देखने को मिला या फेवरेटिज्म जिनका लोगों के ऊपर इनका बहुत असर पड़ा था, इन्हीं को जो जोड़ रहे थे वो खत्म करने के लिए। अच्छा ये बताइएगा ना अली मजाज साहब, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि जनाब हम जो आपको बता रहे हैं कि एक से 2 या 3 सीटों तक आप सिमट कर रहेंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं जी बहुत कुछ होगा। तो आज बता दीजिए कि आपका अपना पार्टी का भी एनालिसिस है, आपकी अपनी पार्टी का भी रिसर्च है, वो रिसर्च आपको कहां तक ले जाता है? क्या फुल मेजॉरिटी में आप कहीं पर है या हाफ पर है, कहां पर आप आ जाते हैं? देखिए फुल मेजॉरिटी की मैं बात नहीं कर सकता हूं, अभी आपको मैं बताता चलूं जो हमारे शकर चिकटन बेल्ट के हमारे जो 3 सीट है वो हमारा बिल्कुल अक्सरियत से हमारे जीतेंगे। शरगोल हो, चाहे हमारा खंगराल कॉन्स्टिट्यूंसी के हो और हमारे हकनीस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो सीट हो, साथ ही साथ जो पोइन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हाजी इनायत साहब खुद भी भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। हमारा अपर द्रास से कारी साहब का सीट भी हमारा जीतना है और संस्कार के तीन सीट जो है वो हमारा जीत रहे हैं। उसके अलावा देखिए आप सांको में देखिए डायरेक्ट बीजेपी और एनसी का मुकाबला है, वहां पे भी थोड़ी कम मार्जिन से बीजेपी का सीट वहां से जीतेगा। लंका से कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 कैंडिडेट है, वहां से भी हमारा उम्मीद है कि लंका से कॉन्स्टिट्यूंसी आपका ये मानना है कि बीजेपी तकरीबन 8 से 9 सीटों पर अपने बलबूते पर जी आएगी इंशाल्लाह। कारगिल के अवाम ने जो मैंडेट जो बीजेपी के ऊपर जो विश्वास जताया है वो आने वाले 8 तारीख को ही दिखेगा इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया अली मजाज साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी इसाक, पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं, और हमारे साथ आगा रजा साहब ने भी ज्वाइन कर दिया है, किया है, इस वक्त तर्जमान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बहुत बहुत शुक्रिया आगा रजा साहब ज्वाइन करने के लिए। आप अली मजाज साहब को सुन रहे थे, कह रहे थे कि जनाब हमारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर सेंधमारी हमने कर ली है और अच्छे तरीके से हम जीत कर आएंगे। इसाक से मैं बाद में पूछूंगा क्योंकि इसाक तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूम कर आया है। हम जो सर्वे एग्जिट पोल बता रहे हैं, क्योंकि सर्वे में भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं दिख रहा था तब भी हमने चलाया था, और आज जो ये दिख रहा है इसे आप कैसे देख पा रहे हैं? सईद रजा साहब क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आगा सईद रजा साहब के पास दोबारा चलने की कोशिश करेंगे। इसाक, ये जिस तरीके से अली मजाज साहब बता रहे थे कि हमारे कुछ पॉकेट्स बड़े स्ट्रांग है जी, वोट बैंक भी है, और जब ईवीएम्स खुलेंगी तो ये सारा चीज आपको नजर आएगा कि किस तरीके से लोगों ने बीजेपी पर भरोसा किया है। ये जो नौजवानों की एक लहर थी, खवातीन की एक लहर थी, क्या हम ये माने कि यह बदलाव के लिए वोट था? जी, यकीनन बदलाव के लिए वोट था। इस बार ज्यादातर युवा और जितने भी लोगों ने शिरकत की एक चेंज माइंडसेट लेके इलेक्शन में आगे आए। और दूसरी तरफ जिस तरह से अली मजाज साहब का कहना था कि 5 से लगभग 6 से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकते हैं, शायद अली मजाज साहब कुछ इंडिपेंडेंस को इंक्लूड करके बता रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि चिकटन बेल्ट से 3 सीट जीतने का उन्होंने बात की। चिकटन जो एरिया है, चिकटन में 3 जगह हैं। अगर हम शक्कर की बात करें, शक्कर में इंडिपेंडेंट और कांग्रेस हैं, और चिकटन में बीजेपी कांग्रेस और इंडिपेंडेंट है। खांगराल में बीजेपी कांग्रेस एनसी और इंडिपेंडेंट है। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी शक्कर में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इंडिपेंडेंट के हिसाब से लड़ रहे हैं। तो
उन्हें इंक्लूड करके बताना शायद हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 1 से 3 सीट तक ले सकते हैं। थोड़ा मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपको बताते चलूं, यूरबल तक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे काफी कड़ाके की टक्कर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से यूरबल तक कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडिपेंडेंट जो है उभर के आ सकता है, इस तरह की हमारी एनालिसिस है। दूसरी जानिब परकच की अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, परकच कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कड़ाके की टक्कर है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ाव था पहले जो हाजी गुलाम मोहम्मद साहब का, बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंटली फाइट किया और दूसरी जानिब उनके साथ अलायंस वाला कैंडिडेट भी हैं, तो वहां पे काफी कड़ाके की टक्कर है। और दूसरी जानिब बरसों कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, बरसों कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कड़ाके की टक्कर है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनका जो अगर हम कहें कि इलेक्शन के दौरान प्रोपोगेशन की बात करें या रुख की बात करें, रुख काफी ज्यादा देखने को मिला, लेकिन आने वाला वक्त बताया, लेकिन ग्राउंड जीरो पे फाइट काफी देखने को मिल रहा है। जेएमपुर की अगर हम बात करें, जेएमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडिपेंडेंट आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। रणवीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में फाइट है। बिम्बट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां पे भी कांग्रेस और एनसी के बीच में फाइट देखने को मिल रहा है। शरकोल कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत जो है देखने को मिल रहा है, और करशा में कांग्रेस, पदुम में एनसी और चा में कड़ाके की टक्कर है। चा से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उभर के आ सकते हैं, लेकिन एक चीज है कि करशा में जो है वोट शेयर कम है, तो उस बेसिस पे हमें देखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसके बारे में आप विस्तार से बता सकते हैं जहां क्लोज फाइट। ठीक है जी, ये तो आपने बताया, क्योंकि अली मंजाज साहब जो बात कह रहे थे वो लग रहा था कि शायद वो सबको गिन रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की भी थोड़ी सी हम बात कर लें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो दस्तक है वो कितनी मजबूत है, क्योंकि उनका खाता तक खुलता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है, और कैंपेन ट्रायल में कहीं ना कहीं वो नजर आ रहे थे, नौजवानों तक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां पर वो खाता तक नहीं खोल पा रहे हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि लीडरशिप क्राइसिस वहां पर भी है या एक्सेप्टेंस उनकी कहीं पर नहीं है? जी, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी लास्ट ईयर लद्दाख ऑटोनॉमस 2 साल पहले लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह में भी आए थे, और उस वक्त जो है एक सीट पे क्लोज फाइट दिया था। लेकिन इस बार एलएजीसी करगिल में आम आदमी पार्टी के साथ कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है किसी भी, क्योंकि जब भी करगिल में पॉलिटिकल पार्टी उभर के आते हैं उनके साथ एक बड़ा नेता होता है। जब पहले पीडीपी के साथ कोई भी नहीं था, उस वक्त जब हाजी इनायत अली पीडीपी के साथ चला गया तो पीडीपी का वोट शेयर बढ़ा, और बाद में जब हाजी इनायत अली बीजेपी के साथ चला गया तो पीडीपी इस वक्त करगिल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो वही स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ है। आम आदमी के साथ पार्टी के साथ कोई बड़ा, अच्छा, इसमें भी एक मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ये तो आम आदमी पार्टी वाली बात हुई कि कोई बड़ा चेहरा नहीं है। उमर बड़ा चेहरा था, वो आए, कांग्रेस के कुछ लोग थे वो आए, बीजेपी के भी टॉप लीडर्स वहां कैंपेन करते हुए नजर आए। इस पर मैं जरूर आऊंगा। मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जी सईद रजा मौसवी साहब। सईद साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। तर्जुमान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये जो उमर साहब की बात गुज़श्ता दिनों तकरीर के अंदर थी कि हल वाले झंडे को इतना आसानी के साथ नहीं हिलाया जा सकता है, देखिए नताइज आने दे। हाँ, गुलिस्तान न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है वो आपको बढ़तरी दे रहा है जी 10 से 12 सीटों पर। आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो एग्जिट पोल सामने, आपका पहला रिएक्शन इस पूरे मामले पर? जी बेशक, बहुत शुक्रिया गौर साहब। और मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह से हमारे कायद उमर साहब का कहना था कि हल के झंडे को इजीली से नहीं हिलाया जा सकता, हालांकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी स्टेप मदरली जो एटीट्यूड अपनाया हमारे साथ, जो हमारे सिंबल को रिजर्व नहीं किया गया पहले, और बाद में फटकार पड़ने के बाद 1 लाख जुर्माना देने के बाद हमें ये सिंबल दिया गया। उसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा डेलिबरेटली बाय यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि पूरे करगिल जिले के लोगों को 1-1.5 महीना पीछे धकेल दिया गया। इस तरह से आपका मालूम है यहाँ का इतना शॉर्ट सीजन रहता है, तो उसके बावजूद भी इस इलेक्शन को 1-1.5 महीने पीछे धकेलना, और वो भी डेलिबरेटली ये चीज करना, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो हमें देखने को मिला है। बाकी मैं आपको ये बताता चलूं कि आपका शुक्रिया भी करता हूं मैं कि आपने फिर से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे अपने एग्जिट पोल में दिखाया है, और ये यकीनन सही है। और आपके एग्जिट पोल और हमारे जो पार्टी के एग्जिट पोल है वो ज्यादा इसमें चेंज नहीं है। आप जहां हमें 10 से 12 सीट दे रहे हैं, हम भी वहीं पे 13 से 14 सीट का आई कर रहे हैं। 17 कैंडिडेट्स हमारे ग्राउंड पे है, और 13 to 14 कैंडिडेट्स का हम आई कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमें ये सीट पक्का मिलेंगी। बाकी जो अभी मजाज साहब को मैं सुन रहा था, वो अभी कह रहे थे कि शक्कर सीट का जिक्र कर रहे थे,
तो अभी ये ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि कातो शमीम जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो अपने साथ गिन रहे हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये चीज कहा है शक्कर में जाके, और यहाँ पे प्रेस के साथ सामने भी आप हिसाब से भी पूछ सकते हैं कि वो अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनका बीजेपी के साथ कोई मुंसलिक नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा है। अगर वो अपने साथ उनको ऑलरेडी गिन रहे हैं तो इट मीन्स कि इनका पहले से गठजोड़ हुआ है। तो इसी तरीके से दोगली पॉलिसी से के खिलाफ जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस खड़ी हुई थी, और अभी ये मजाज साहब की बातों से क्लियर भी हो रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को के ऊपर इन्होंने ऑलरेडी जो है बैटिंग करना शुरू किया है। और हालांकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खुद कह रहे हैं कि हम बीजेपी से नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं और हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए आगे आए हैं। बट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ऐसी बातें आ रही है तो ये बहुत ही ताज्जुब करने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद साहब ज्वाइन करने के लिए और अपने ख्यालात रखने के लिए। मैं कंक्लूड करूंगा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा, इसाक आपके पास आऊंगा। नौजवानों की बड़ी तादाद में वोटिंग, खवातीन की वोटिंग और फिर कई हल्के ऐसे जहां पर 80, 90, 95% तक वोटिंग हुई, और शायद इसका अंदाजा भी लग रहा था क्योंकि लोगों का मानना था कि हमारे पास असेंबली के राइट्स नहीं है जी, इसलिए हम इसको काफी प्रायोरिटी में आकर अब उम्मीदें बांध रहे हैं। ये जो नई काउंसिल उभर कर सामने आएगी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में हो या ज्वाइंट नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की लीडरशिप ज्वाइंट बनाए वहां पर जिस तरीके की भी बनती है, क्योंकि दोनों के पास आंकड़े और फिगर जो वो बन रहे हैं, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सामने है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन पर आयद होगी? जी यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने बड़ा दावा किया है पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान कि लद्दाख के अंदर और खासकर करगिल में जो जनरल इश्यूज हैं लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो सेफगार्ड की बात करें, रिक्रूटमेंट की बात करें, पॉलिसी मेकिंग की बात करें, कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करें, काउंसिल के एम्पावरमेंट की बात करें, उन सारे चीजों पर उन्होंने लोगों के सामने जाके ये आश्वासन यकीनी दिया है कि उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन आगे अगर हमारा एग्जिट पोल सही निकलेंगे, अगर निकलता है तो काउंसिल में एलएचडीसी करगिल में एनसी और बीजेपी के ऊपर बड़ा चैलेंज है कि करगिल के जनरल मफाद के लिए एनसी और जेके एनसी और कांग्रेस के ऊपर कि करगिल के बड़े मफाद के लिए किस तरह से काम करेंगे, काउंसिल को एम्पावर करने के लिए कैसे काम करें, क्योंकि इन दोनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हर वक्त इल्जाम यही रहता है कि इन दोनों पार्टीज ने करगिल को यानी डेवलपमेंटल पेस के लिहाज से पीछे रखने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इस तरह की इल्जाम भारतीय जनता पार्टी का हर वक्त रहता है। तो ये देखने वाली बात अहम होगी जब करगिल में काउंसिल बनेगा। तो फिलहाल एग्जिट पोल के हिसाब से यही नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि काउंसिल जो है अलायंस का बन सकता है, जिसमें पोस्ट पोल, प्री पोल, पोस्ट पोल अलायंस हुआ है तो आधे साल के लिए ये अलायंस बन के देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि 2018 में भी अलायंस हुआ था जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लेकिन कुछ मुद्दत के बाद इस अलायंस में भी एक बड़ी परेशानी है ना, वो फ्रेंडली अलायंस जैसा था जहां पर उन्हें लग रहा था कि दोनों को उतरना चाहिए था वहां उतरे, जहां उन्हें लगा कि कोई तीसरा फ्रंट बड़ा मजबूत है तो वहां दोनों एक हो गए। तो ये माना जाए कि ये एक टेक्निकल अलायंस था और उस तरीके का अलायंस नहीं था कि ट्रांसफर ऑफ वोट एक पार्टी का दूसरी को करना पड़ा। उस तरह के अलायंस हमें देखने को नहीं मिला, यकीनन टेक्निकल अलायंस ये हमें देखने को मिला। लेकिन कुछ सीट्स हैं, जैसे अगर हम पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें जहां पे भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हाजी नाज अली साहब खुद लड़ रहे हैं जो कि एनसी बीजेपी का हेड है, इस वक्त करगिल में लीड कर रहे हैं इस इलेक्शन को। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले यानी फॉर्मर काउंसिल में काउंसिलर रहे हैं पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहां से कांग्रेस भी है, यानी ट्रायो 5 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, वहां पे अलायंस हमें देखने को नहीं मिला। दूसरी जाने अगर हम खानल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, इंडिपेंडेंट भी है और भारतीय जनता पार्टी से भी है, तो वहां पे भी अलायंस हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन कुछ दूसरे सीट्स हैं, जैसे अगर हम परकची कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या थंगदुम्बुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, बरसो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां पे अलायंस देखने को मिला। और पश्चिम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में जनरल अलायंस का कैंडिडेट यानी ज्वाइंट कैंडिडेट हमें देखने को मिला। तो आने वाला वक्त ही बताएगा, अब 8 तारीख ही बताएगा कि अब जो है लोगों के रुझान किस तरह। बहुत शुक्रिया इसाक हमारे साथ लद्दाख से ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से एक बार जरा चला दीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए कि गुलिस्तान न्यूज का जो
एग्जिट पोल है वो क्या बताता है? एग्जिट पोल करगिल का है, जहां पर हिल काउंसिल के इंतखाबात हुए हैं। बीजेपी के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अगरचे मजाज साहब का मानना कि नहीं जनाब इससे ज्यादा होंगी, लेट अस वेट कि क्या कुछ वहां से निकल कर आता है। ये एग्जिट पोल है। अब ये एग्जैक्ट पोल कितना साबित होगा उसके लिए चंद दिनों का इंतजार। कांग्रेस के खाते में 9 से 11 सीटें जा रही हैं, दूसरे नंबर पर यह पार्टी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। फिर फटाफट से जब हम हिल काउंसिल की तीसरी पार्टी पर आते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सिंगल लार्जेस्ट के तौर पर 10 से 12 सीटों पर यह जा रही है, 1-2 सीट्स का फर्क यहां पर हो रहा है, 12 सीटों पर यह जा रही है सिंगल लार्जेस्ट के तौर पर। और फिर जब हम आजाद उम्मीदवारों की बात करें जो 4 से 5 है, अगर ये मिलते भी है लेफ्ट राइट, तो क्या फिर ये इस अलायंस को कोई खतरा बन रहा है? तो वो मुझे कहीं टेक्निकली नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अगर ये दोनों अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कंटिन्यू रहता है, तो यहां पर काउंसिल सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरे नंबर पर यहां पर दिख रही है कांग्रेस, तीसरे नंबर पर कहीं ना कहीं बीजेपी, और फिर तीसरे नंबर पर आजाद और चौथे नंबर पर बीजेपी है। लेकिन बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट यह है कि वोट शेयर उनका बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब एनालिसिस आप करेंगे, जब परसों नताइज सामने आएंगे, तो वोट शेयर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, जिसका मतलब यह है कि अगर कभी पार्लियामेंट वहां असेंबलियां भी बनती है, जो अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि मरकज की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग बेल लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के नताइज है। इसका असर आगे पीछे कई मकामात पर दिख सकता है। चलिए जनाब, अब जरा आखिर पर श्रीनगर की बात करते हैं और बात करते हैं झील डल की, क्योंकि झील डल को लेकर सियासत भी है और रियासत का यह अनमोल खजाना भी है। सियासत इसलिए कि हर बार बातें होती हैं, हर बार इल्जामात लगते हैं। अब की बार झील से जो खबर है कि झील का पानी सुर्ख हो रहा है और झील के अंदर जो घास है वो भी सुर्ख रंग की नमूदार हो रही है। माहौलियात से जुड़े अफराद का मानना है कि जनाब ये पूरा मामला इसलिए बन रहा है क्योंकि झील के पानी का ठहराव है, झील के अंदर कुछ इस तरीके का पानी जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से जहर आलूदा सब कुछ बन रहा है। लेकिन झील के हुक्म, झील पर नजर रखने वाले जो अथॉरिटी है, उनका मानना है कि चंद दिन इंतजार कीजिए, माहौलियात से जुड़ा मामला है, यह खुद ठीक होगा। इससे पहले भी इस तरीके की इंसिडेंट्स झील डल के आसपास देखने को मिली है। जो इब्तिदाई खबर हमारे पास है वो ये है कि जनाब 1990 में और 2018 में झील का पानी का रंग इसी तरीके का हुआ था और तब भी माहिरीन ने तरह तरह की बातें सामने रखी थी। माहिरीन जो झील को नजदीक से देखते हैं, जिनका मानना है कि इसमें सफाई पूरी तरह से नहीं है, फिर सीवरेज का पानी बहुत सारी जगहों पर आ रहा है और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसने झील को तबाही तक पहुंचाया है। लेकिन जो जिम्मेदार इस झील के लिए काम कर रहे हैं, जो अथॉरिटी इसके लिए बनाई गई है, उस अथॉरिटी का मानना है कि ऑल इज वेल, सिर्फ चंद दिनों का इंतजार कीजिए। वो चंद दिन चले गए, क्योंकि ये खबर आज की नहीं है, 3-4 दिन से सुर्खियों में थी। आज हमने जानने की कोशिश की कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ है, ये झील का हाल है। और ये हाल कहां से कहां तक है, जब आप आगे बढ़ेंगे जी सेंटूर से तो आपको ये सूरत हाल दिखेगी, जब आप दरगाह के बैक पोर्शन पर जाएंगे तो आपको ये सूरत हाल दिखेगी। एक पोर्शन आपको बड़ा साफ दिखेगा, वो दिखेगा नेहरू पार्क वाला पोर्शन, क्योंकि वहां पर शिकारा की रवानी है, वहां पर वीआईपी की मूवमेंट है। रेस्ट जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके की आपके सामने है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, ज्वाइन कर चुके हैं मेरे साथ फैसल रियाज। फैसल, क्या कुछ सूरत हाल है झील की? कहा गया था कि चंद दिन इंतजार कीजिए, जिस दिन चंद दिनों की बात हुई थी तब से 10 दिन हो गए हैं। क्या कोई फर्क आपको नजर आया? आप खुद वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, हम भी कई दिनों से यहाँ से आ रहे हैं, एसकेएस की तरफ हम आ रहे हैं, तो लगातार हम देख रहे थे कि जो किनारे हैं डल के, वहां पे कुछ रेड एल्गी जो है उसका ब्लूम हुआ है, वो पूरा जो पानी है किनारों पे वो लाल हो गया। लेकिन उसके बाद ये कई दिनों तक ये लगातार ऐसे ही रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि ये कुछ दिनों के बाद चला जाएगी, हर साल इस तरीके से होता है। लेकिन जब हम इस वक्त प्रेजेंट की बात करते हैं तो बराबर हम नेहरू पार्क से लेकर बिल्कुल निशात गार्डन और जो भी जहां जहां से किनारे है डल झील के, वहां पे रेड एल्गी इस वक्त देखा जा रहा है। जब एक्सपर्ट से पूछते हैं कि क्या कुछ वजह है इसकी, उनका मानना है कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस डल में हो रही है या जो सीवरेज जो इस वक्त डल में जा रहा है, उसी का ये नतीजा है कि ये जो सारा जो न्यूट्रिएंट्स है
सीवेज में वो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके का रेड एल्गे जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट की तरफ से जब सुबह का टाइम होता है तो ये ग्रीन दिखता है, और जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके बाद यही एल्गे जो है रेड बन जा रहा है, जिसके बाद जो खूबसूरती डल लेक की होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और जिसको देखने के लिए दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, बाकी मुल्कों से, स्टेट से लोग आते हैं, उस डल झील का हाल जो है वो बहुत ही अब इस वक्त देखने को मिला। और क्यों वाटर पानी की जो है अपनी कह सकते हैं खूबसूरती यहाँ पे देखी जा रही है, जब पानी शांत होता है या यहाँ पे लहरें जब थोड़ी बहुत उठती है तो अपना एक अलग नजारा रहता है। लेकिन उस नजारे के बीच जब डल के किनारों की तरफ नजर पड़ती है तो सारा का सारा जो हम देखते हैं लाल सा बन गया। हालांकि कई बार ये सरकार की नोटिस में लाया गया या जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट इसके साथ है उसके नोटिस में भी लाया गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक्सपर्ट से पूछते तो एक्सपर्ट इस बात से बिल्कुल नाराज, बिल्कुल इस चीज पर इत्तेफाक नहीं करते। उनका मानना है कि एक तो सीवेज की वजह से ये हो रहा है और दूसरा जो ह्यूमन इंटरफेरेंस डल में हो रही है वो हो रही है। उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी है वो एक तो डल इनहैबिटेंट्स पे जो इस डल में रहते हैं, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हो या जो वो लोग जो यहाँ पे रहते हैं या होटल वाले, वो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है कि इस डल को जो है वो प्रिजर्व करने की कोशिश करें, क्योंकि उनका जो रोजगार है इसी डल से चलता है। जब वो अपनी इस जो उनका एसेट है जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है या लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है, तो अगर वो इस चीज को पोल्यूट करेंगे या इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके उनका भी रोजगार जो है वो मुतासिर हो सकता है। उसके साथ साथ जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो उन पे भी कहीं ना कहीं बैड इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि जिसको देखने के लिए दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पे, आप देखते हैं कि किसी तरह की कोई कंजर्वेशन नहीं है, किसी तरह का कोई बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि झील के आसपास के एरिया को नोटिफाई कर दिया गया, फिर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, कहा गया कि अब ये काम कर रहे हैं और पानी बिल्कुल साफ हो रहा है। कई इलाकों को झील का पानी उठाकर भी पिलाया जा रहा है, कुछ एरियाज को। तो ये जो सारी चीजें इसके साथ को रिलेटेड है, झील की जो अथॉरिटी है, मैनेजमेंट है, क्या उन्हें इस बात का इल्म है कि टेक्निकली ये मामला है क्या? क्या उनकी तरफ से कोई वजाहत आई कि टेक्निकली ये मामला क्या है? क्यों 1990 और 2000 के बाद दोबारा इस तरीके का रंग पानी का हो रहा है? देखिए, इस साल ये हुआ, लास्ट ईयर भी इस तरीके से हुआ था जब खबरों में आया था कि रेड एल्गे ब्लूम जो है वो डल में देखा जा रहा है, और जो किनारे है या जो हम कह सकते हैं आधा जो डल है वो उसका पानी लाल हो गया। तो उसके बाद जो कुछ टाइम के बाद जब सरकार के नोट्स में लाया गया तो कोई ना कुछ फर्क पड़ा था। लेकिन आज की जब हम बात करें तो पिछले कई दिनों से इस तरीके से देखा जा रहा है। ताहम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, लुकमा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये नेचुरल अकरेंस है, इसी वजह से हमेशा ये होता है। लेकिन जब एक्सपर्ट जो एनवायरमेंटलिस्ट वो इस बात को नहीं मानते, उनका मानना है कि नहीं, ये कोई नेचुरल फेनोमेना नहीं है या नेचुरली ये अकरेंस नहीं हो रही है, बल्कि ये बाकायदा तौर पर जो ख्याल रखना चाहिए था डल का वो नहीं रखा जा रहा है। लैकनेस हो रही है इसकी प्रिजर्वेशन में या इसकी कंजर्वेशन में। हालांकि डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम जो ड्रेनेज सिस्टम हाउस बोट्स के लिए लगा रहे हैं या जो सीवरेज यहाँ पे जाता है या उसके साथ साथ जो पोल्यूशन डल में जाता है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। ताहम जो ये नतीजा इस वक्त देखा जा रहा है, पूरा डल लाल हो गया, सिर्फ बीच वाला जो पोर्शन डल का है वो थोड़ा बहुत ग्रीन उसमें पानी है, बाकी जो किनारे है या मैक्सिमम जो एरिया है वो पूरी तरीके से रेड हो गया है। जबकि माना जा रहा है कि ये सब कुछ पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, चाहे वो सीवेज हो या उसके साथ साथ बाकी पोल्यूशन हो, उन्हीं की वजह से हो रहा है, जिसके नतीजे में इस डल की जो प्रिस्टीन ग्लो पर है इस पे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर से। माहौलियात से मुतल्लिक मामला, झील का मामला, आज पानी का मामला हमने आपके सामने रखा। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने हाउस बोट्स का इशू भी रखा था कि किस तरीके से वो भी गोनागो मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमती सतह पर अभी वजाहत आना इस पूरे मामले पर बाकी है। फिलहाल 5 के 5 में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा।